नमस्कार, मैं आचार्य विनोद अपने चैनल ज्योतिष प्रॉपर्टी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा चैनल अभी नया है। इस चैनल पर हम कुंडली से लेकर रत्नों और यंत्रों की चर्चा करते हैं। रत्न आज नहीं, शायद ज्योतिष के प्रारंभ होने के समय से ही मनुष्य जीवन का एक अनिवार्य अंग रहा है। सभी लोग रत्न पहनते हैं, अधिकांश लोग। मान्यता यह है कि रत्नों से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। यह कितना सच है, कितना झूठ है, इसका विश्लेषण ही किया जा सकता है। न तो इसे पूर्ण सत्य माना जा सकता है और न ही पूर्ण असत्य। संदर्भ क्या है, विज्ञान क्या है, इसे देखने के लिए हमें विश्लेषण की आवश्यकता है। होता क्या है कि आज फलक छाप ज्योतिषियों ने और रत्न विक्रेताओं ने इस एक अद्भुत विज्ञान का मजाक बनाकर रखा है। रत्न कैसे पहनना चाहिए, तो साधारणतः फलक छाप ज्योतिषियों और दुकानदारों ने एक फार्मूला निकाला कि आपका नाम फला है तो इससे फला राशि बनती है और आप फला रत्न पहन लीजिए। मित्रों, निवेदन है कि इस तरह से रत्न ना पहने, नुकसान हो सकता है। तो रत्न पहने कैसे? रत्न पहनने की विधि यही है उत्तम कि आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाए और उसके अनुसार जो रत्न बनता हो वही रत्न पहने, तभी लाभ होगा। आज हम इसी तरह से एक कुंडली का अध्ययन करेंगे। हमारे पास एक व्यक्ति की कुंडली आई है। उनका नामाक्षर बी से शुरू होता है। ज्योतिष के व्यापारियों और रत्नों के सौदागरों द्वारा उनको हीरा रत्न या हीरा का उपरत्न ओपल पहनाया जाएगा। तो हम देखेंगे कि बी अक्षर से अर्थात वृष राशि बन रही है, जिसके राशि शुक्रदेव होते हैं और शुक्र का रत्न हीरा या ओपल होता है। तो क्या इस व्यक्ति को हीरा या ओपल पहनना चाहिए? हम यही देखेंगे उनकी कुंडली के अनुसार। कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत है। इनकी कुंडली बनती है, इनका जन्म है 15 जून 1972 सायंकाल 4:48 पर। तदनुसार जब कुंडली का निर्माण होता है तो इनकी कुंडली बनती है वृष लग्न की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वृष लग्न की कुंडली में जब हम देखते हैं कि ग्रहों की पोजीशन क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, तो हम कुछ आश्चर्यजनक तथ्य पाते हैं।
पहली बात तो रत्न धारण करने की विधि यह है कि कुंडली के अनुसार, लग्न कुंडली के अनुसार जो योग कारक ग्रह है उन ग्रहों का ही रत्न पहनना चाहिए। किसी भी कुंडली में लग्न भाव अर्थात लग्नेश, पंचम भाव अर्थात पंचमेश, नवम भाव अर्थात नवमेश, यही तीन भावों के स्वामी जो होते हैं वही कारक होते हैं। तो इस कुंडली में लग्न है वृश्चिक, तो लग्नेश बनेंगे मंगल, तो प्रथम कारक हुए मंगल देव। दूसरा पंचमेश है मीन राशि, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, तो दूसरे कारक बनेंगे बृहस्पति। तीसरा नवमेश कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, तो तीसरे कारक बनेंगे चंद्रमा। अब देखना यह है कि इन तीनों में से किस ग्रह से संबंधित रत्न इस जातक के लिए लाभकारी होगा। तो रत्नों में परिभाषा यह भी है कि उसी ग्रह का, उसी योग कारक ग्रह का रत्न पहना जाए जो शुभ भाव में स्थित हो, अर्थात कम से कम वह अशुभ भावों में न हो। अशुभ भाव होते हैं 6, 8, 12। तो रत्न के पीछे पहला सिद्धांत यही होता है कि योग कारक ग्रह हो और वह त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12 में न उपस्थित हो, न बैठा हो। अब इस कुंडली को देखिए, स्क्रीन पे जो दिख रही है। पहले तो इस कुंडली के लग्न को देखिए। लग्न है वृश्चिक और लग्न का मान लगभग 0 अंश है, तो लग्न बहुत कमजोर है, मृत अवस्था में है। अब लग्न के स्वामी है मंगल। मंगल की स्थिति है 28 डिग्री पर, यह अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। आप स्क्रीन पे कुंडली देख सकते हैं। विषम राशि है मिथुन। विषम राशि में 28 डिग्री पर ग्रह मृत हो जाता है, अर्थात न तो लग्न के पास ऊर्जा है और न ही लग्नेश के पास। लग्नेश को ऊर्जा दी जाए तो कार्य बन सकता है, ऐसा भी लोग मान लेंगे, परंतु यहाँ लग्नेश अष्टम भाव में अर्थात त्रिक भाव में बैठे हैं। तो ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव में बैठे ग्रह को ऊर्जा अर्थात उनका रत्न नहीं पहनना चाहिए, उनको ऊर्जा नहीं देनी चाहिए। अब दूसरा जो मुख्य कारक ग्रह है वह है पंचमेश अर्थात मीन राशि के स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति इस कुंडली में दूसरे भाव में अपनी ही राशि स्वराशि धनु में उपस्थित है। इनका अंश बल है 11 डिग्री और वक्री है। दूसरा भाव तटस्थ भाव में आता है। कुछ लोग इसे मारक भाव कहते हैं, परंतु नहीं, यह तटस्थ भाव होता है। और चूंकि गुरु स्वराशि में ही बैठे हैं बृहस्पति देव 11 डिग्री पर, और यह भी विषम राशि है, तो 11 डिग्री पर विषम राशि में बैठा ग्रह किशोर अवस्था में होता है। और बृहस्पति
इस लग्न के लिए योग कारक भी है, फराश भी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अगर ये मजबूत होते तो इस जातक को बहुत ही अच्छा परिणाम देते, परंतु अंश बल से यह किशोर अवस्था में है, इसलिए इस जातक को बृहस्पति का रत्न दिया जा सकता है। गुरु को बल मिलेगा तो गुरु इस लग्न में बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा योग कारक है इस कुंडली में नवमेष। नवम भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में स्वराशि में ही बैठे हैं। इनका अंश बल है 23 डिग्री स्वराशि। कर्क सम राशि है तो 23 डिग्री पर सम राशि में बैठा ग्रह भी किशोर अवस्था में होता है। उधर दूसरे योग कारक जो बृहस्पति थे वह भी 11 डिग्री पर विषम राशि में बैठ करके किशोर अवस्था में चले गए। इधर नवमेश भी स्वराशि में बैठते हुए भी 23 डिग्री पर बैठने के कारण किशोर अवस्था में चला गया। अर्थात नवमेश को भी बल दिया जाए तो अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो लग्न कुंडली के अनुसार इस जातक को इस कुंडली के अनुसार चंद्रमा का रत्न मोती या उपरत्न मून स्टोन और भी कुछ रत्न हैं वह धारण करना चाहिए। और दूसरा गुरु बृहस्पति जो पंचमेश है और धनेश हैं और स्वराशि में ही बैठे हैं लेकिन किशोर अवस्था में हैं। किशोर अवस्था ग्रहों की कोई बहुत अच्छी अवस्था नहीं मानी जाती, मजबूत अवस्था नहीं मानी जाती। तो बृहस्पति को भी बल दिया जाए तो कुंडली के अनुसार इस जातक को अच्छा परिणाम मिलेगा। मित्रों, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। विषय हमारा यह था कि इस जातक का नाम बी से शुरू होता है और बी से वृष राशि बनती है रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत। तो क्या सामान्य तौर पे जो दुकानदारों ने परिभाषा निकाल रखी है कि आपकी नाम की राशि जो है उस राशि के जो ग्रह स्वामी हैं उनका रत्न धारण करा दिया जाए, तो इस रत्न में अगर हीरा बनता है वृष राशि का, तो हीरा अर्थात ओपल, तो क्या ओपल पहनाया जाए तो इस राशि में क्या होगा। अभी तो हमने बताया कि इनको लाभ कौन करेंगे, तो बृहस्पति और चंद्रमा। मंगल इनके मुख्य ग्रह हैं लग्नेश, लेकिन मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं तो मंगल का रत्न इनके लिए नुकसानदायी होगा, लाभकारी होगा। बृहस्पति जो पंचमेश हैं, बकरी हैं, किशोर अवस्था में हैं, उनका रत्न, और चंद्रमा जो भाग्येश यानी नवम भाव के स्वामी हैं उनका रत्न, वो भी किशोर अवस्था में स्वराशि में बैठे हैं। लेकिन अगर इस जातक को हीरा पहना दिया जाए तो क्या होगा। क्योंकि हीरा शुक्र का रत्न है और नामाक्षर इनका वृष राशि से बन रहा है, तो हीरा पहनाने पर क्या होगा। तो देखिए, वृष राशि सप्तम भाव में है और तुला राशि जो शुक्र की दो राशियां हैं मूल राशि, वह द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव भी अशुभ भाव और सप्तम भाव भी मारक भाव में ही माना जाता है। इस कुंडली में मारक ग्रहों की जब गिनती होगी तो शुक्र आएंगे और बुध आएंगे। बुध मिथुन राशि अर्थात अष्टम भाव और कन्या राशि अर्थात
एकादश भाव के स्वामी हैं, तो ये मारक हुए। और शुक्र द्वादशेश 12वें भाव और सप्तमेश 7वें भाव के स्वामी हैं। तो इस कुंडली में मारक हुए शुक्र और बुध, और नाम राशि से इनका रत्न बनता है शुक्र का। तो अगर कोई दुकानदार, कोई सड़क छाप ज्योतिषी अगर इनको शुक्र का रत्न पहना देगा तो इनको नुकसान होगा। और किस तरह से होगा? शुक्र बैठे कहाँ है? तो शुक्र भी अष्टम भाव में बैठे हैं, 0 40 कला पर विषम राशि में यह बैठे हैं और बकरी है। तो शुक्र का रत्न इनके लिए हानिकारक है। कहने का तात्पर्य है कि मित्रों, अगर आपके समय में जीवन में समस्याएं हैं, आप रत्न पहनना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी कुंडली का ही विश्लेषण करवाइए, किसी से करवाइए, हमसे भी करवा सकते हैं। हमारी संस्था उत्तम कोटि के रत्नों को भी उपलब्ध कराती है। और अगर आप हमसे नहीं करा रहे हैं तो किसी भी अच्छे ज्योतिषी से पहले कुंडली का ही विश्लेषण करा के रत्न पहने, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यह तो मेरा निवेदन है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए इसी कुंडली में जो बृहस्पति और चंद्रमा योग कारक है, वह भी अगर किसी 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठे होते तो इनको कौन सा रत्न पहनाया जा सकता है? ऐसी भी स्थिति कुंडलियों में होती है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में रत्न नहीं पहनना चाहिए। कुछ दूसरे उपाय हैं। दूसरे उपाय क्या है? तब धातुओं का धारण किया जाता है। अगर योग कारक ग्रह भी अशुभ भाव में बैठे हों तब वो रत्न न पहन करके धातुओं का, अर्थात पंचधातु, अष्टधातु, वह भी जो है कुंडली के विश्लेषण के अनुसार ही पहना जा सकता है। तीसरा प्रश्न आता है कि अगर कुंडली ही न हो, ऐसे भी तमाम लोग हैं जिनका जन्म समय निर्धारित नहीं है, कोई कुंडली नहीं है, तो वे क्या करें? तो उनके लिए भी यही है कि यूं ही रत्न ना पहने। उनके लिए भी धातुओं का प्रबंध है। चूंकि धातुएं लाभ करेंगी तो करेंगी, नहीं तो हानि कदापि नहीं करेंगी। और उनको कुछ न कुछ लाभ ही करना है। धातुओं को क्यों लाभ करना है, क्यों उनसे कोई नुकसान नहीं होता, यह हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमारा रत्न पर था, तो आप समझ गए होंगे कि रत्न यूं ही नहीं धारण करना चाहिए। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आप पहले अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं, तदनुसार जो रत्न बनता हो उसे ही धारण करें। हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में धातुओं के विश्लेषण को लेकर कि धातुएं क्यों लाभ करती हैं और क्यों नुकसान नहीं करती। और वहाँ एक विषय यह भी होगा कि रत्न क्यों लाभ करते हैं और क्यों नुकसान करते हैं। तो नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।